हाथरस में पीड़िता के घर में दिखने वाली मिस्ट्री लेडी कौन है? बुलगढ़ी में दिखने वाली मिस्ट्री लेडी क्या पीड़िता की भाभी है? कैमरे के सामने दिखने वाली ये नकली भाभी आखिर है कौन? क्या इस महिला के तार नक्सलियों से जुड़े हुए हैं? क्या पीड़िता को इंसाफ की राह से भटकाने के लिए एक महिला को बदनाम किया गया? दिन भर सब यही जानने की कोशिश में लगे रहे कि आखिर ये मिस्ट्री लेडी है कौन। पीड़िता के घर में ली गई तस्वीरों में इस महिला का चेहरा दिखा है, इसलिए सबके कान खड़े हो गए कि आखिर पीड़िता के घर में दिखने वाली ये महिला है कौन। किसी ने कहा ये नकली भाभी है, किसी ने कहा ये मिस्ट्री लेडी है, किसी ने कहा ये नक्सली भाभी है और किसी ने कहा ये दंगे करवाने के लिए बुलगढ़ी आई थी। इस महिला की मिस्ट्री पर यह पर्दा उठ गया है। गौर से देखते हैं और समझते हैं कैसे न्यूज़ 24 ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस मिस्ट्री लेडी को लेकर। घर के उस चौखट से बाहर निकलने वाली ये मिस्ट्री लेडी कौन है? जिस चौखट को आखिरी बार पार कर पीड़िता कातिलों के चंगुल में गई थी, ये देखिए सामने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा बैठे हैं और अंदर से निकल रही ये रहस्यमयी महिला कौन है? गौर से देखिए, पीड़िता के ये पिता हैं और ये घर वाले और सब के सब इस मिस्ट्री लेडी के इशारे पर घर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और इशारे पर बैठ रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीर मीडिया में वायरल हुई तो क्या कहा गया वो सुनिए। ये नकली भाभी है, ये नक्सली भाभी है, ये मिस्ट्री लेडी है। बात निकली तो दूर तलक गई। थोड़ी देर बाद मीडिया में वायरल हुआ। क्या हुआ वो भी सुनिए। ये दंगे वाली भाभी है, ये दंगे वाली मिस्ट्री लेडी है, ये नक्सली है। हम भी चक्कर में पड़ गए, माथा हमारा घूम गया। समझ में नहीं आया कि कैसे पहचाने। न्यूज़ 24 रिपोर्टर राहुल प्रकाश और विपनीश माथुर पीड़िता के घर गए थे। पीड़िता की भाभी का बयान भी लिया था। उसकी तस्वीर देखिए। बहुत बारीक से विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वो भाभी नहीं, ये तो कोई और है। हमारे सामने 3-4 सवाल थे। सवाल नंबर 1, ये मिस्ट्री लेडी कौन है? सवाल नंबर 2, ये पीड़िता की भाभी नहीं तो फिर कौन है? सवाल नंबर 3, ये नक्सली भाभी है तो फिर यहां क्या कर रही है? सवाल नंबर 4, ये पीड़ित के घर में पहुंची कैसे? हमारे दिमाग में ये बातें घूम रही थी कि सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ तस्वीर दिखने के बाद इस महिला के तार नक्सलियों से जोड़ दिए गए। लेकिन सवाल अब भी बरकरार था कि अगर ये महिला नक्सली नहीं तो फिर है कौन? हमने पीड़िता के घर से मिले एक एक फुटेज को खंगाला। उसमें से एक तस्वीर ही मिली जिसमें इस मिस्ट्री लेडी का घर में साफ साफ चेहरा दिखा। अब हमारे सामने सवाल था कि आखिर ये है कौन? जब हमने तहकीकात शुरू की तो क्या पता चला वो भी सुनिए। पीड़िता का परिवार छोड़ चुकी है मिस्ट्री लेडी। हमारी तहकीकात में पता चला कि हाँ, ये महिला पीड़िता के घर में 3 से 4 दिन तक रही, लेकिन कैसे आई, कहां से आई, क्या नाता रिश्ता है, इस पर कोई बोलने को राजी नहीं हुआ। अब भी हमारे सामने 3-4 सवाल बने हुए थे। ये नकली भाभी कौन है? ये नक्सली भाभी कौन है? ये मिस्ट्री लेडी कौन है?
मिस्ट्री लेडी की तलाश में हमें पता चला कि इस महिला पर कई तरह के आरोप लगाए गए। आरोप नंबर 1, साजिश के तहत पीड़िता के घर पहुंची। आरोप नंबर 2, पीड़ित परिवार को भड़काती रही। आरोप नंबर 3, अपने को पीड़िता का करीबी रिश्तेदार बताया। आरोप नंबर 4, मीडिया के सामने पीड़िता की भाभी बनकर आई। आरोप नंबर 5, पहचान उजागर न हो इसलिए गायब हो गई। आरोप नंबर 6, मिस्ट्री लेडी पूरे गैंग के साथ हाथरस में थी। आरोप नंबर 7, नक्सली संगठनों से जुड़े हैं नकली भाभी के तार। आरोप नंबर 8, बुलगढ़ी गांव में हिंसा फैलाने की साजिश रच रही थी। ये ऐसे सवाल थे जो किसी भी पत्रकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थे। ये भी वायरल किया गया कि सुरक्षा कर्मियों की नजर से बची रहे इसलिए ये गायब हो गई। लेकिन जब हमने तहकीकात शुरू की तो हमें एक भी तस्वीर ऐसी नहीं मिली जिसमें वो मीडिया से बात करती हुई दिखी हो। फिर भी ये सवाल है कि आखिर पीड़िता के घर में दिखने वाली ये मिस्ट्री लेडी है कौन? काफी कोशिश के बाद आखिरकार इस मिस्ट्री लेडी को हमने जबलपुर से ढूंढ निकाला। ये है पीड़िता के घर में दिखने वाली महिला का चेहरा। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही इसकी तस्वीरें मीडिया में चलने लगी वैसे ही ये महिला तुरंत मीडिया के सामने आ गई। सबसे पहले इनका परिचय इन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं एक आम इंसान हूँ, आप सब देख सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट जाके चेक करिए, मेरा रिकॉर्ड देखिए प्रेजेंट का। आज भी मेरा लेक्चर था 11 से 12, मैं कोई फोन नहीं ले रही थी क्योंकि मैंने बोल के रखा था सर मंगलेश जी को कि मेरा भी कोई फोन नहीं आना चाहिए 12 से पहले, मैं लेक्चर में बिजी हूँ। अब इनका पूरा परिचय करवाते हैं। पूरा नाम डॉक्टर राजकुमारी, पेशा टीचर, सोशल एक्टिविस्ट। इस महिला ने साफ साफ कबूल किया कि हाँ वो हाथरस में पीड़िता के घर में रही थी। मैं वहां गई थी केवल इंसानियत के तौर पर, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी कि इस तरह से सिस्टम को इतना पावर किसने दे दिया, कैसे मिल गया कि आप रात के 2:30 बजे बिना परिजनों की अनुमति के डीएम साहब इस तरह से करवा सकते हैं। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है एक परिवार को पीड़ित करने के लिए। लेकिन ये भी सवाल बड़ा था कि जबलपुर की रहने वाली एक महिला आखिरकार एकाएक यूपी के हाथरस पीड़िता के घर में कैसे पहुंच गई। इसका जवाब इन्हीं की जुबानी सुनिए। 5 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैं बिल्कुल भी रात भर यही चलता रहता था कि क्या करें, किस तरह से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए। मुझे लगा कि नहीं यार, जमीन पर उतरना पड़ेगा, जाके वहां देखना पड़ेगा और आप घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये भी है कि आखिर जबलपुर से हाथरस ये महिला पहुंची कैसे? उसका जवाब भी सुन लीजिए। मैं आगरा तक पहुंची, फिर वहां से रात में मेरे वहाँ रिलेटिव्स हैं, उनको बोला कि मैंने उनको नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे मैंने कहा मैं आई हूँ आगरा, मुझे कुछ काम है तो आप मुझे रिसीव करने आ जाओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं सुबह हाथरस के लिए बस पकड़ी और फिर मैं बस से गई। इस महिला ने यह भी कहा कि वो 1-2 दिन नहीं पूरे 3 दिन तक पीड़िता के घर में रही। 4 तारीख को रुकी, 5 तारीख को रुकी, 6 तारीख के 2 बजे के आसपास थोड़ा सा माहौल ये था कि भाभी थोड़ा टेंस हो रही थी और भाभी की सिस्टर टेंस हो रही थी कि दीदी आपके आने से ना इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर दीदी अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ। बातों बातों में डॉक्टर राजकुमारी ने कहा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। मेरे एक परिचित का जो जबलपुर में है, उनका मिस कॉल पड़े थे 5 तारीख की डेट में शाम के, तो उन मिस कॉल को मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि पूछती हूँ क्या अर्जेंट काम के लिए। 6 तारीख की 9 बजे मैंने उनको बैक कॉल किया, तब उन्होंने बोला अजीब सा बिहेव किया। हाँ बोलिए। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर राजकुमारी बोल रही हूँ, आपने पहचाना नहीं? तो एकदम से सरप्राइज हो गए कि मैडम आप उज्बेकिस्तान कैसे चली गई? मैंने कहा मैं उज्बेकिस्तान में नहीं हूँ, मैं हाथरस में आई हुई हूँ। अरे मैडम आपका फोन ऐसे हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है। तो मैंने कहा बताइए आप मुझे कितने समय से जानते हैं? मैडम अपन 2-3 साल से तो जानते हैं। तो फिर मैंने बताई कि उज्बेकिस्तान में यानी कि टैंपरिंग हो रही है मेरे फोन के साथ। मैं बहुत डर गई। लेकिन जिस महिला को मिस्ट्री लेडी कहा गया, जिसे नकली भाभी कहा गया, जिसे नक्सली भाभी कहा गया, जिस पर दंगा भड़काने के आरोप फैलाए गए, इन्होंने जो जवाब मीडिया को दिए, क्या उससे सारे सवालों के जवाब मिल गए? शक अभी भी बना हुआ है। हाथरस कांड को लेकर एकाएक एक्टिव हो जाना। पति ने भी साथ दिया कि वो जबलपुर से हाथरस अकेले जाए। 3 दिन तक पीड़िता के घर में अपनों की तरह रहना।
नेताओं और मीडिया के सामने लगातार दिखना। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजकुमारी ने यह भी कहा कि परिवार को जब भी जरूरत पड़ेगी वो दोबारा हाथरस जाएंगी। मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं कमिट करके आई हूँ कि मेरा जिंदगी भर का रिश्ता है, जब बुलाएंगे मैं जाऊँ। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या इस महिला की तस्वीर को जानबूझकर लीक किया गया? क्या पूरे मामले को कोई और मोड़ देने के लिए ये कहा गया कि हाथरस में दंगे कराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, या फिर इस महिला के जज्बात ने इसे जबलपुर से हाथरस खींच लिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये ना तो कोई मिस्ट्री लेडी है, ना परिवार की भाभी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।